ऋषभ जी शादी की डेट के लिए हामी भरकर फ़ोन रख देते हैं। फिर रोहानिका से कहते हैं, रूह अगले हफ्ते आपकी शादी है, एकांत सर के साथ। उनकी बात सुनते ही रोहानिका के हाथ रुक जाते हैं। वो नम आंखों से ऋषभ जी को देखती है। ऋषभ जी उसके सिर पर हाथ फेर कर कहते हैं, रूह भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। रोहानिका अपना नाश्ता छोड़कर अपनी जगह से उठकर उनके गले लगकर सुबकते हुए कहती है, पापा मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। ऋषभ जी मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेर कर कहते हैं, पगली मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? मेरे साथ ही तो हो, बस थोड़ा सा दूर जा रही हो। वैसे भी मेरी ज़िंदगी में दिन ही कितने बचे हैं। पर रूह एक बात हमेशा याद रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम यानी मैं और आपकी मम्मा आपके साथ हमेशा रहेंगे। हमारा आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उनकी बात सुनकर रूहानिका हाँ में सिर हिलाकर उनसे अलग होती है तो ऋषभ जी उसके आंसू पोंछ कर कहते हैं, अच्छा अपना हुलिया ठीक करिए। अच्छा थोड़ी ना लगता है होने वाली दुल्हन का उदास चेहरा। उनकी बात सुनकर रूहानिका कहती है, मैं अभी अपना चेहरा धोकर आती हूँ। इतना बोलकर वो बाथरूम में चली जाती है। ऋषभ जी उसके जाते ही हॉल के कोने की दीवार में टंगी सिया जी की फोटो देखकर कहते हैं, सिया देखिए हमारी रूह आज कितनी बड़ी हो गई है। देखिए अब उसकी शादी होने वाली है, बस कुछ समय और रुकिए। सिया एक बार रूह को विदा कर दूं, फिर आपके पास ही आऊँगा। बस कुछ समय की बात और है। इतना कहकर वो मुस्कुरा देते हैं। दूसरी तरफ राठौर मेंशन में सावित्री सबसे कहती हैं, सब एकांश की शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। राजवीर और रणविजय जल्दी जल्दी किसी अच्छे से वेडिंग प्लानर को ढूंढिए और सब तैयारी करना शुरू कर दीजिए। उनकी बात पर रणविजय जी और राजवीर जी हामी भरते हैं। सावित्री जी रियांश और शिवांश से कहती हैं, और आप दोनों जाकर अपने भाई की और बाकी सबकी शॉपिंग करवाइए। रियांश और शिवांश उनकी बात पर जल्दी से सिर हिलाकर हामी भरते हैं। सावित्री वहाँ से उठकर चली जाती हैं और बाकी सब बैठकर शादी की प्लानिंग करने लगते हैं। इन समय एकांश खामोशी से बैठा किसी गहरी सोच में डूबा था। कुछ समय बाद कुछ सोचकर एकांश राजवीर के पास जाकर उनसे कहता है, पापा मैं एक बार अंकल को देख आऊं। राजवीर जी उसकी बात सुनकर शरारत से मुस्कुराकर उसे देखकर अपनी भुएं उचकाते हैं तो एकांश झेप कर नजर चुराने लगता है। यह देखकर राजवीर उसे जाने को कह देते हैं। एकांश जल्दी से वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ राजपूत निवास। ऋषभ जी रूहानिका से कहते हैं, रूह अब आप छुट्टी ले लीजिए अपने स्कूल से। रूहानिका उनकी बात सुनकर कहती है, पापा मैंने रिजाइन कर दिया है स्कूल से। ऋषभ जी हैरानी से कहते हैं, क्या? पर क्यों रूह? ऋषभ जी हैरान थे रूहानिका के इस फैसले पर, क्योंकि उन्हें पता था कि रूहानिका को पढ़ाना कितना पसंद है। रूहानिका उनकी टेबलेट निकालते हुए कहती है, क्योंकि अब मेरी शादी हो रही है पापा, और मेरे ससुराल वाले को कैसा लगेगा ये सोचकर कि उनकी बहू एक मामूली से स्कूल में पढ़ाती है, जबकि वो तो कितने बड़े एम्पायर के मालिक हैं। रूहानिका की बात सुनकर ऋषभ जी हल्की नाराजगी से कहते हैं, ये सब आपके दिमाग में किसने भरा रूह? रूहानिका उनकी बात सुनकर कहती है, किसी ने नहीं पापा। ऋषभ जी हल्के गुस्से से कहते हैं, तो फिर आपने सोच भी कैसे लिया कि आपके ससुराल वाले ऐसे होंगे? क्या आपके पापा कभी आपके लिए ऐसे ससुराल वालों को चुनेंगे जिन्हें अपनी बहू के काम करने से प्रॉब्लम होगी, या फिर उनके किसी स्कूल में पढ़ाने से प्रॉब्लम होगी? रोहनिका उनकी बात पर खामोश रहती है तो ऋषभ जी आगे कहते हैं, कल आप खुद मिली सबसे, क्या आपको एक पल के लिए भी लगा कि उन्हें अपने स्टेटस, अपने रुतबे का जरा भी घमंड है? रूहानिका उनकी बात सुनकर नामे सिर हिलाती है तो ऋषभ जी आके कहते हैं, फिर आपने यह सब कैसे सोच लिया रूह? आपको पता है, जब मैम ने मुझसे आपके रिश्ते की बात की थी तभी मैंने उनसे पूछ लिया था कि आपको रूह के काम करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। वैसे तो मुझे उनका जवाब पता था, पर तब भी मैंने जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा उनके लिए तो बहुत गर्व की बात होगी कि उनकी बहू का स्कूल में पढ़ाना, क्योंकि शिक्षा देना बहुत बड़ी बात होती है। उनकी बात सुनकर रूहानिका को शर्मिंदगी होती है अपनी सोच पर, तो ऋषभ जी उसकी सिचुएशन समझते हुए उसके सिर पर हाथ फेर कर कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, होता है कभी कभी ऐसा, लेकिन मैंने सिखाया है ना, किसी को भी ऐसे ही जज नहीं करना चाहिए। उनकी बात सुनकर रूहानिका हाँ में सिर हिलाती है तो ऋषभ जी उसके हाथ से दवा लेकर पानी से निगल कर कहते हैं, अच्छा चलिए अब आपकी शॉपिंग के लिए चलते हैं। रूहानिका उन्हें देखकर कहती है, नहीं पापा मुझे कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, आप बस आराम कीजिए। ऋषभ जी उसे देखकर कहते हैं, रूह आप क्यों मेरी इतनी फिक्र कर रही हैं? आपको कहा ना मैंने
सब ठीक है, फिर भी अब देखिए मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, चलिए चलते हैं शॉपिंग पर। रूहानिका कुछ कहती है उससे पहले ही डोरबेल बजती है तो रूहानिका उठकर दरवाज़ा खोलने जाती है। दरवाज़ा खोलते ही सामने एकांश को देखा, उसके कदम ठिठक जाते हैं। वहीं एकांश भी उसे एकटक देखने लगता है। तभी ऋषभ जी रूहानिका को आवाज़ देकर कहते हैं, कौन है रूह? रूहानिका होश में आकर दरवाजे से साइड हटकर एकांश को अंदर आने का इशारा करती है। एकांश अंदर आकर ऋषभ जी के पास जाकर उनके पैर छूता है तो ऋषभ जी मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद देते हैं। वहीं रूहानिका दरवाज़ा बंद करके किचन में चली जाती है। ऋषभ जी एकांश से कहते हैं, अचानक आना हुआ सर, कोई काम था क्या? एकांश उन्हें टोकते हुए कहता है, सर मत बोलिए अंकल, मेरे नाम से मुझे बुलाइए जैसे बाकी घर वाले बुलाते हैं। मैं आपके बेटे जैसा हूँ। ऋषभ जी मुस्कुराकर कहते हैं, तो फिर आप भी मुझे अंकल मत बोलिए, पापा बोलिए बेटा। उनकी बात पर एकांश मुस्कुराकर हामी भरता है। तभी रूहानिका ट्रे में मीठे के साथ पानी लेकर आती है और एकांश के सामने कांच की टेबल पर ट्रे रखती है। ऋषभ जी कहते हैं, लीजिए बेटा, ये मिठाई रूह ने घर पर बनाई है, आपको अच्छी लगेगी। उनकी बात पर एकांश रूहानिका को एक नज़र देखता है जो नज़रें झुकाकर खड़ी थी, फिर आगे बढ़कर एक पीस उठाकर खा लेता है। मिठाई का स्वाद महसूस करते ही उसके होंठ मुस्कुरा उठते हैं, जिसे रूहानिका नोटिस कर लेती है। ऋषभ जी पूछते हैं, अच्छी लगी ना? एकांत से हिलाकर हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, जी बहुत अच्छी लगी। उसकी बात सुनकर रूहानिका की नज़रें एकांत पर ठहर जाती हैं। तभी अचानक ही एकांत की नज़रें भी रूहानिका से मिलती हैं तो रूहानिका झट से अपनी नज़रें झुका लेती है, जिससे एकांत के चेहरे की मुस्कुराहट और बड़ी हो जाती है। तभी ऋषभ जी कहते हैं, रूह चाय नाश्ते का इंतजाम कीजिए। एकांश उन्हें मना करते हुए कहता है, अरे नहीं पापा जी, मैं नाश्ता ऑलरेडी करके आया हूँ, बस पूछने आया था कि आपको कोई काम वगैरह तो नहीं है ना? ऋषभ जी थोड़ा शर्मिंदा होकर कहते हैं, अरे बेटा, मैं आपसे कैसे काम करवा सकता हूँ? एकांश उनके पास बैठते हुए उनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, क्यों नहीं करवा सकते? आपका तो मुझ पर हक है पापा जी, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ, इसलिए आपको मुझसे कुछ कहने नहीं बल्कि आर्डर देने की ज़रूरत है। उसकी बात सुनकर ऋषभ जी भाव विभोर होकर कहते हैं, आप जैसा दामाद पाकर मैं धन्य हो गया। एकांश उनकी बात पर सिर्फ मुस्कुरा देता है। वहीं रूहानिका भी एकांश के बर्ताव के कारण उसे देखती रहती है। उसके दिल में एकांश को लेकर मान सम्मान और ज्यादा बढ़ गया था। एकांश हर पल उसे अपने अलग अलग रंग दिखा रहा था, जिससे रूहानिका के दिल में एकांश को लेकर कुछ एहसास होने लगता था। पर क्या, यह उसे भी नहीं समझ आ रहा था। वो इन्हीं सब ख्यालों में खोई थी कि तभी एकांश कहता है, पापा जी, आपके कौन से रिश्तेदारों को बुलाना है? आप मुझे बता दीजिए, मैं खुद उन्हें इनविटेशन भिजवा दूंगा। तो ऋषभ जी कहते हैं, अच्छा, वैसे तो हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, पर हाँ मेरे एक भैया हैं विजेंद्र जी, जो यहीं उदयपुर में रहते हैं, उन्हें बुलाना है। अभी मैंने उन्हें अपने कैंसर की बात भी नहीं बताई। आई होप उन्हें बुरा ना लगे मेरे बात में बताने पर। विजेंद्र जी का जिक्र सुनकर रूहानिका के चेहरे पर घबराहट और डर आ जाता है, जिसे छिपाने के लिए वो झट से वहां से उठकर चली जाती है। पर एकांश रूहानिका के चेहरे को नोटिस कर लेता है, लेकिन ऋषभ जी के सामने कुछ नहीं कहता है। ऋषभ जी कहते हैं, बेटा, उनको इनविटेशन देना था। एकांश उन्हें आश्वासन देते हुए कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें इनविटेशन भिजवा दूंगा, बस आप मुझे उनका एड्रेस भेज दीजिएगा। ऋषभ जी हाँ में सिर हिला देते हैं। फिर एकांश हिचकिचाते हुए कहता है, पापा जी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं रूहानिका जी को शॉपिंग पर ले जाऊं। आपके लिए मैंने सर्वेंट्स और नर्स का इंतजाम कर दिया है, वो बस आते ही होंगे, तो आपको अपनी फिक्र करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। बस स्ट्रेस फ्री रहकर आप फंक्शन एंजॉय करिए। ऋषभ जी मुस्कुराकर कहते हैं, थैंक यू बेटा, वैसे इन सब की कोई ज़रूरत नहीं थी। और रही बात रूह को शॉपिंग पर ले जाने की, तो आप बेशक ले जा सकते हैं। आफ्टर ऑल आपकी होने वाली वाइफ है वो। उनकी बात सुनकर एकांश झेप जाता है तो ऋषभ जी रूहानिका को आवाज़ देते हैं। वहीं रूहानिका अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उसे फिर से अपना अतीत याद आ रहा था। तभी उसे ऋषभ जी की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो अपना चेहरा धोकर खुद को सही करके बाहर आकर कहती है, जी पापा। उसकी आवाज़ सुनकर एकांश उसे देखता है। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो रोकर आई है। पर क्यों? यह सवाल एकांश के दिमाग में गूंज रहा था।
भाई ऋषभ जी रूहानिका को तैयार होकर एकांश के साथ शॉपिंग पर जाने को कहते हैं। साथ ही एकांश के किए गए इंतजाम के बारे में भी बताते हैं, जिसे जानकर रूहानिका से रिलाकर कमरे में रेडी होने चली जाती है। कुछ देर बाद रूहानिका रेडी होकर आती है तो एकांश की नज़रें उस पर अटक जाती हैं। रूहानिका ने सिंपल सी चिकन की वाइट कलर की कुर्ती पहनी थी और उसके ऊपर एक वाइट कलर का स्टॉल डाला हुआ था। उसके साथ डेनिम की जीन्स, बालों की हाई पोनी बना रखी थी। वहीं चेहरे पर मेकअप के नाम पर सिर्फ आंखों में काजल और होठों पर लिप बाम लगाया हुआ था। वो सादगी में भी खूबसूरत लग रही थी। ऋषभ जी रूहानिका को देखकर मुस्कुराकर कहते हैं, बहुत प्यारी लग रही हो रूह। उनकी आवाज़ सुनकर एकांश का ध्यान टूटता है और वो जल्दी ही अपनी नज़र रूहानिका से हटा लेता है। ऋषभ जी कहते हैं, अच्छा अब आपको चलना चाहिए वरना लेट हो जाएगा। उनकी बात सुनकर दोनों हामी भरते हुए वहाँ से बाहर चले जाते हैं। तब तक नर्स भी आ जाती है तो एकांश नर्स को सख्त हिदायत देकर कार की पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोलता है रूहानिका के लिए। रूहानिका एक नज़र एकांश को देखकर बैठ जाती है। उसके बैठने के बाद वो दरवाज़ा बंद करके खुद ड्राइविंग सीट पर बैठता है तो रूहानिका ऋषभ जी को बाय करती है। फिर एकांश कार आगे बढ़ा देता है। ऋषभ जी कार को जाते हुए देखते हैं, फिर खुद नर्स के साथ अंदर आ जाते हैं और हॉल में बैठकर टीवी देखने लगते हैं। दूसरी तरफ कार में एकांश खामोशी से कार चला रहा था और रूहानिका खामोशी से विंडो के बाहर देख रही थी। तभी एकांश ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, सुना है आपको पढ़ाने का बहुत शौक है। रूहानिका ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, जी। एकांश ने फिर आगे कहा, अच्छा तो आप कहाँ पढ़ाती हैं। रूहानिका ने नज़र झुकाकर कहा, वो मैं यहीं पास के एक स्कूल में पढ़ाती थी पर अब छोड़ दिया। एकांश उसे एक नज़र देखकर कहता है, और वो क्यों। रूहानिका ने नज़र झुकाकर अपनी उंगलियां आपस में उलझाकर कहा, क्योंकि मुझे लगा शायद आप सबको प्रॉब्लम होगी मेरे पढ़ाने में। एकांश उसकी बात सुनकर कार साइड में रोकता है, जिसका एहसास होते ही रूहानिका को अंदर से डर लगने लगता है। वो अपने स्टॉल पर अपनी पकड़ कस देती है। एकांश उसे देखकर कहता है, रूहानिका जी, आपके मन में जो आए आप वो कर सकती हैं शादी के बाद। शादी कोई बंदिश नहीं होती है, वो तो पवित्र रिश्ता होता है जिसमें हमें अपने हमसफ़र की ख्वाहिशों का ख्याल भी रखना होता है। और आप तो अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ रही हैं। ऐसे में मैं आपसे आपका सपना, आपकी हॉबी, आपकी ख्वाहिश कैसे छीन सकता हूँ। उसकी बातें सुनकर रूहानिका उसकी आंखों में देखने लगती है। एकांश हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, आपको जो करना हो करना, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। और एक बात, अगर कोई परेशानी हो तो मुझसे शेयर ज़रूर करिएगा। रही बात रिजाइन करने की, तो अगर आपका मन वहाँ पढ़ाने का है तो आप वहाँ पढ़ा सकती हैं। मैं या मेरे परिवार में कोई भी आपको कभी नहीं रोकेंगे। रूहानिका उसकी बात सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू एक कतरा बह जाता है, जिसे देखकर एकांश अपनी जेब से रुमाल निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा देता है। रूहानिका उसे देखते हुए उसके हाथ से रुमाल लेकर अपने आंसू पोंछती है। एकांश उससे पूछता है, आर यू ऑल राइट। रूहानिका हाँ में सिर हिला देती है तो एकांश कहता है, रूहानिका जी, अब तो साथ जिंदगी गुजारनी है, क्या अभी आप बोलेंगी नहीं। रूहानिका उसकी बात सुनकर मासूमियत से कहती है, क्या बोलूं। एकांश उसकी मासूमियत पर उसे देखता ही रह जाता है, फिर खुद को संभाल कर कहता है, कुछ भी। मेरा मतलब है कि आपको मुझे अपने बारे में बताना चाहिए ताकि मैं आपको जान सकूं। रूहानिका सिर हिलाकर कहती है, ओके। वैसे तो मेरी ज़िंदगी में इतना कुछ है नहीं जानने को। मैं तो बहुत आम सी लड़की हूँ। आप बताइए अपने बारे में कुछ। एकांश कार स्टार्ट करके कहता है, किसने कहा आप आम सी लड़की हैं। आप में कुछ बात तो है। आप आम सी लड़की तो बिल्कुल भी नहीं है। उसकी इस बात पर रूहानिका उसके चेहरे को देखने लगती है, जिसका एहसास एकांश को भी हो जाता है, पर वो खामोशी से कार चलाने पर ध्यान देता है। वहीं रूहानिका उसके चेहरे को तब तक प्यार से एकटक देखती रहती है जब तक एकांश कार नहीं रोक देता। एकांश मॉल के सामने कार रोकता है तो रूहानिका का ध्यान टूटता है और वो झेपते हुए अपनी नज़रें एकांश के चेहरे से हटा लेती है। एकांश अपनी सीट बेल्ट निकालकर अपनी सीट से उतरकर रूहानिका की सीट खोलता है तो रूहानिका भी अपनी सीट से उतरती है। फिर एकांश कार लॉक करके रूहानिका के साथ मॉल के अंदर बढ़ जाता है। मॉल के अंदर आकर एकांश पूछता है, क्या खरीदना है आपको। रूहानिका अपनी नज़र झुकाकर कहती है, आपको जो सही लगे। उसकी बात सुनकर एकांश मासूमियत से कहता है, आई एम सॉरी,
बट मुझे लड़कियों के लिए शॉपिंग करना नहीं आता। एक्चुअली आज से पहले मैं कभी किसी लड़की के लिए शॉपिंग करने नहीं आया। उसकी बात सुनकर रूहानिका का दिल एक अनजानी खुशी से भर जाता है, पर फिर वो अपनी खुशी संभाल कर कहती है, चलिए साड़ियाँ ले लेते हैं। एक्चुअली वो मेरे पास हैं भी नहीं। वैसे तो मैं मम्मा की साड़ियाँ पहनूंगी, पर फिर भी कुछ ले लेती हूँ। एकांश उसकी बात सुनकर सिर हिलाकर लेडीज सेक्शन में साड़ी वाले सेक्शन की तरफ बढ़ जाता है। लेडीज स्टाफ उन्हें देखते ही उन्हें विश करके कहती है, हाउ मे आई हेल्प यू सर। एकांश उसे रूहानिका के लिए साड़ी दिखाने को कहता है, तो स्टाफ रूहानिका को साड़ियाँ दिखाने लगती है। रूहानिका को कोई भी साड़ी पसंद नहीं आती है, जिससे वो नज़र चुराकर एकांश से धीरे से कहती है, सुनिए, मुझे इनमें से कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही कुछ सिलेक्ट कर लीजिए। उसकी बात सुनकर एकांश खुद रूहानिका के लिए कई सारी साड़ियाँ सिलेक्ट करता है। फिर सबको पैक करने का कहकर वो रूहानिका के साथ बिलिंग काउंटर पर चला जाता है। बिलिंग काउंटर पर एकांश जैसे ही पेमेंट करने जाता है, रूहानिका उसे रोकते हुए कहती है, इट्स ओके, मैं कर दूंगी पेमेंट। एकांश उसे आंखें दिखाकर थोड़ा सख्ती से कहता है, मैंने कहा ना, मैं कर रहा हूँ। फिर उसकी सख्त आवाज़ सुनकर रूहानिका डरते हुए शांत हो जाती है। उसे डरते देखकर एकांश खुद को कोसता है, पर फिर बिल देकर स्टाफ से सारा सामान कार में रखवाने का कहकर रूहानिका के साथ शॉप से बाहर आ जाता है। बाहर आकर एकांश रूहानिका को देखता है, जो डरते हुए खामोशी से उसके साथ चल रही थी। तो एकांश उसका हाथ पकड़कर कहता है, सॉरी। उसके अचानक हाथ पकड़ने पर रूहानिका हैरान हो जाती है। वो हैरानी से एकांश को देखती है, तो एकांश को भी एहसास होता है उसने क्या किया। इसलिए वो रूहानिका का हाथ छोड़कर कहता है, आई एम सॉरी। वो मुझे आपको ऐसे सख्ती से नहीं बोलना चाहिए था। रूहानिका उसकी बात पर नामे सिर हिलाकर कहती है, इट्स ओके, आप माफ़ी मत मांगिए। एकांश बात बदलते हुए कहता है, ओके, सो आप कुछ खाएंगी? रूहानिका नज़र झुकाकर कहती है, नहीं, मुझे भूख नहीं है। एकांश उसके चेहरे को देखकर ही समझ गया था कि उसे भूख लगी है, पर वो शायद झिझक की वजह से नहीं बोल रही है। यह सोचकर वो कहता है, ओह, मतलब आपको भूख नहीं लगी है, पर मुझे तो लगी है। तो चलिए चलकर कुछ खा लेते हैं, प्लीज़ मेरे लिए। उसकी बात सुनकर रूहानिका हाँ में सिर हिला देती है, तो एकांश उसे लेकर मॉल से बाहर आता है। फिर मॉल के सामने बने रेस्टोरेंट में उसे लेकर जाता है। रेस्टोरेंट में एकांश सबसे पहले रूहानिका के लिए सीट खींचता है, तो रूहानिका उसमें बैठती है। फिर खुद रूहानिका के सामने वाली सीट पर बैठकर वेटर से अपने लिए ऑर्डर करके रूहानिका को ऑर्डर करने को कहता है, तो रूहानिका भी अपने लिए ऑर्डर करती है। जब तक ऑर्डर नहीं आता, दोनों खामोशी से तब तक बैठे रहते हैं। इस बीच एकांश छिप छिप कर रूहानिका को देख रहा था। कुछ देर बाद ऑर्डर आता है, तो दोनों लंच करके रूहानिका के घर के लिए निकल जाते हैं। पूरा रास्ता खामोशी से कट जाता है। घर पहुंचकर रूहानिका अपना सारा सामान कार से उतारने लगती है, तो एकांश खुद उसका सारा सामान लेकर अंदर जाता है। अंदर सन्नाटा देखकर एकांश नर्स से ऋषभ जी के बारे में पूछता है, तो नर्स उन्हें सोने का बताती है, जिससे एकांश सारा सामान हॉल में रखकर रूहानिका से कहता है, अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। मेरा नंबर पापा जी के फ़ोन में है। उसकी बात सुनकर रूहानिका नज़र झुकाकर कहती है, थैंक यू सो मच, आपने इतना कुछ किया। एकांश कहता है, अरे, इसमें थैंक यू की क्या बात है, पापा जी मेरे भी पापा हैं। खैर, अब चलता हूँ, बाय। रूहानिका भी बाय बोलती है, तो एकांश बाहर आकर अपनी कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। वहीं रूहानिका उसे जाते हुए देखती रहती है, फिर अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर देती है। दूसरी तरफ राठौर मेंशन एकांश घर पहुंचता है, तो हॉल में सबको तैयारियां करते देखकर स्वर्णा जी के पास जाकर कहता है, माँ, ये सब तैयारियां कैसी? स्वर्णा जी उसे देखकर कहती हैं, अंश, माँ जी ने कहा है शाम को आपका और रूहानिका का रोका है, तो बस उसी की तैयारियां हो रही हैं। एकांश उन्हें पूछता है, क्या पापा जी को यह सब बात पता है? स्वर्णा जी नासमझी से कहती हैं, हाँ, आपके पापा को ये बात पता है। एकांश कहता है, मेरे पापा नहीं माँ, रूहानिका जी के पापा को। स्वर्णा जी कहती है, हाँ, उन्हें माँ जी कुछ देर पहले ही फ़ोन करके बता दिया था। एकांत से रिलाता है, तो स्वर्णा जी कहती हैं, अच्छा, अब आप जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लाती हूँ। एकांश उन्हें मना करके झूठ बोलते हुए कहता है, अरे नहीं माँ,
खाने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली क्लाइंट के साथ ही बाहर खा लिया था। सोना जी उसकी बात पर उसे गौर से देखने लगती हैं तो एकांश अपनी नज़र चुराकर कहता है, क्या हुआ माँ, आप मुझे ऐसी क्यों देख रही हैं? सोना जी उसे गहरी नज़रों से देखते हुए कहती हैं, क्योंकि आप तो कभी बाहर से खाना खाकर नहीं आते, क्योंकि आपको घर के खाने के अलावा कुछ पसंद नहीं, तो फिर आज सूरज कहाँ से निकला? उनकी बात सुनकर एकांश हड़बड़ा जाता है तो राजवीर जी, जो कब से दोनों की बातें सुन रहे थे, वो कहते हैं, अरे सोना, जाने दीजिए ना, शायद क्लाइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। उनके ऐसा कहने पर सोना जी और एकांश उन्हें हैरानी से देखते हैं तो वो बात संभालते हुए कहते हैं, मेरा मतलब है शायद क्लाइंट बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, है ना एकांश? एकांश उनकी बात सुनकर शर्मिंदगी से हाँ में सिर हिलाता है तो सोना जी कहती हैं, अच्छा फिर अंश, आप जाकर रेस्ट कर लीजिए, शाम को 5 बजे रेडी होकर नीचे आ जाएगा। एकांश जल्दी से हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से भाग जाता है। उसे ऐसे भागते देखकर राजवीर जी हंसने लगते हैं तो सोना जी कंफ्यूज होकर कहती हैं, क्या हुआ जी, आप हंस क्यों रहे हैं? राजवीर उन्हें अपने पास बैठाते हुए कहते हैं, क्योंकि आपके बेटे को प्यार होने लगा है सोना। सोना जी आश्चर्य से उन्हें देखती हैं तो राजवीर जी कहते हैं, पता है आपके बेटे कहाँ गए थे? स्वर्णा जी नामे से हिलाती हैं तो वो आगे मुस्कुराकर कहते हैं, वो अपनी होने वाली बीवी के घर गए थे। स्वर्णा जी उनकी बात सुनकर हैरानी से कहती हैं, सच में? मुझे तो यकीन नहीं होता। आज से पहले एकांश ने कभी भी किसी लड़की में इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन जब से शादी की बात चली है वो काफ़ी बदल गया है। सिर्फ वही नहीं, बल्कि माँ जी भी रूहानिका की बहुत तारीफ करती हैं। अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा, मुझे भी मिलना है अपनी होने वाली बहू से। राजवीर जी उनका हाथ अपने हाथों में लेकर कहते हैं, सब्र करिए बीबी, शाम को हम उनसे मिलने जाएंगे। स्वर्णा जी शर्माकर कहती हैं, आप हाथ छोड़िए जी, कोई देख लेगा। राजवीर जी शरारत से मुस्कुराकर कहते हैं, ऐसे कैसे छोड़ दूँ आपका हाथ, ये तो जिंदगी भर के लिए थामा है, इतनी जल्दी नहीं छूटने वाला है ये हाथ। उनकी बात पर स्वर्णा जी के चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं एकांश जैसे ही अपने कमरे में पहुंचता है, उसे अपने कमरे में वानर सेना दिखती है, यानी शिवांश, रियांश और नित्या। उन्हें देखकर वो धीरे से बुदबुदाता है, पीछे पापा, अब ऊपर ये लोग परेशान करेंगे, इससे तो अच्छा मैं ऑफिस ही चला जाता। इतना कहकर वो एक गहरी सांस लेकर अंदर आता है। रियांश उसे देखते ही भागकर उसके पास जाकर उसके गले लगते हुए कहता है, भाई आप आ गए, मैंने आपको बहुत मिस किया। उसकी बात सुनकर एकांश की आंखें छोटी हो जाती हैं। वो रियांश को खुद से दूर करके कहता है, अच्छा तुमने मुझे मिस किया? रियांश मासूमियत, यस, हाँ हाँ में सिर हिला देता है तो एकांश उसके सिर पर चपत लगाकर कहता है, और जब कल अकेले अकेले जा रहे थे मूवी देखने, तब भाई की याद नहीं आई? उसकी बात सुनकर रियांश सक पका जाता है, पर फिर कुछ सोचकर कहता है, पर भाई आपको तो पसंद नहीं ना मूवी देखने जाना? एकांश उसे घूरते हुए कहता है, तो तुम्हारा हक नहीं बनता मुझसे पूछने का, क्या पता मेरा मूड हो जाता। उसकी बात सुनकर रियाज शिवांश को कुछ इशारे करता है तो शिवांश झट से बेड से उतरकर एकांश के पास जाकर कहता है, भाई आइए ना, साथ बैठकर बातें करते हैं, बहुत समय हो गया एक दूसरे के साथ समय नहीं बिताया हम भाई बहनों ने। शिवांश की बात सुनकर नित्या भी झट से बेड से उतरकर कहती है, हाँ भाई आइए ना, बैठिए। नित्या के कहने पर एकांश हल्का सा मुस्कुराकर बेड पर आकर बैठ जाता है। यह देखकर रियांश शिवांश से धीरे से कहता है, आपसे कोई भी काम भाई से निकलवाना हो तो इस न्यूज़ से कहा करेंगे। शिवांश उसकी हाँ में हाँ मिला देता है। फिर दोनों जाकर बेड पर दूसरी तरफ बैठ जाते हैं। रियांश कहता है, भाई और बताइए क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? उसके ये कहने पर सब उसे देखते हैं तो नित्या कहती है, क्या रियांश भाई, आपको इतना भी नहीं पता क्या चल रहा है एकांश भाई की लाइफ में? अरे उनकी शादी होने वाली है, यही चल रहा है आजकल, है ना एकांश भाई? इतना कहकर वो एकांश की तरफ देखती है। एकांश जेब कर हाँ में सिर हिला देता है। वहीं रियांश नित्या को घूरते हुए शिवांश से कहता है, ये न्यू की बच्ची पागल है क्या? मैंने भाई से यह सवाल इसलिए किया ताकि भाभी के बारे में कुछ पता चल सके, लेकिन इसको तो देखो। शिवांश कहता है, रुकिए मैं पूछता हूँ भाई से। इतना कहकर शिवांश एकांश से कहता है, एकांश भाई, भाभी कैसी हैं? हमें उनके बारे में जानना है,
इसलिए हम यहाँ आए हैं। उसके सीधे सीधे बोलने पर रियांश उसे घूरता है। तभी नित्या शिव को देखकर कहती है, अरे शिव भाई, फिर तो आप गलत जगह आ गए, क्योंकि एकांश भाई के पास तो उनकी फोटो तो दूर, नंबर तक नहीं है। उसकी बात सुनकर सब हैरानी से एकांश को देखते हैं। वहीं एकांश झिप जाता है। रियांश हैरानी से कहता है, भाई क्या यह सच है? एकांश नजर चुराकर हल्की सख्ती से कहता है, तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है क्या? जाओ जाकर सब नीचे माँ और छोटी माँ की मदद करवाओ जाकर। इतना कहकर वो उन्हें दरवाजे की तरफ इशारा करता है तो सब मुंह बनाकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही एकांश चैन की सांस लेकर कहता है, थैंक गॉड बच गए, वरना ये लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते। इतना कहकर वो बाथरूम में चला जाता है। वहीं रियांश कमरे से बाहर कहता है, यार मुझे तो पता ही नहीं था कि भाई इतने शर्मीले होंगे। अब सोचो, अगर भाई इतने शर्मीले हैं तो भाभी कैसी होंगी? शिवांश भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर कहता है, वही तो, भाई हर वक्त काम में ही लगे रहते थे, शायद इस वजह से इतने कंट्रोवर्ट हो गए हैं लड़कियों के मामले में। नित्या कहती है, अच्छा चलिए ना, अब नीचे चलते हैं, यहाँ तो कुछ हुआ नहीं। उसकी बात पर दोनों सहमति जताते हैं। फिर तीनों नीचे चले जाते हैं। दूसरी तरफ राजपूत निवास। ऋषभ जी दोपहर में 3 बजते उठते हैं तो फ्रेश होकर सीधा रूहानिका के कमरे में जाते हैं। रूहानिका अपने कमरे में बैठी कोई बुक पढ़ रही थी। यह देखकर ऋषभ जी मुस्कुराकर अंदर आते हुए कहते हैं, रूह अब तो अपनी किताबों को आराम दे दीजिए। उनकी आवाज़ सुनकर रूहानिका अपनी बुक रखकर अपनी जगह से उठते हुए उनके पास आकर कहती है, पापा आप क्यों आए? मुझे बुला लेते। ऋषभ जी मुस्कुराकर बेड पर बैठते हुए कहते हैं, रूह मेरी इतनी फिक्र मत कीजिए, अपनी शादी के बारे में सोचिए। अब आज शाम को राठौर परिवार आ रहा है रोके की रस्म करने के लिए। रूहानिका उनकी बात सुनकर जमीन में बैठकर उनकी गोद में सिर रखकर अपनी आंखें मूंद लेती है तो ऋषभ जी उसके बालों को सहलाकर पूछते हैं, क्या बात है रूह, आप कुछ परेशान लग रही हैं? रूहानिका वैसे ही उनकी गोद में सिर रखकर अपनी आंखें मूंदे रहती है। तभी उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिन्हें पोंछे बिना ही वो सिसकते हुए कहती है, नहीं जाना मुझे आपसे दूर पापा, मैं नहीं रह सकती आपके बिना। आप सिर्फ मेरे पापा नहीं, बल्कि मेरी मम्मा, मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरी फैमिली, सब कुछ हैं। कैसे छोड़ दूँ आपको अकेला? पापा, कैसे बचपन से लेकर आज तक आपने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, मुझे हर खुशी दी। अब जब आपको मेरी ज़रूरत है, तो मैं आपको कैसे छोड़ दूँ? बचपन में मैं बीमार होती थी तो पूरी रात आप जागकर मेरे साथ रहते थे, मेरा ख्याल रखते थे। और आज जब आपकी हालत ऐसी है तो मैं कैसे आपको छोड़ दूँ पापा? नहीं जाना मुझे आपसे दूर। प्लीज़ रोक लीजिए मुझे। प्लीज़ पापा। इतना कहकर वो उनकी गोद में सिर रखकर रो पड़ती है। उसकी ऐसी हालत देखकर ऋषभ जी की आंखों में भी नमी आ जाती है, पर वो खुद को संभाल कर कहते हैं, रूह मैंने आपकी मम्मा को प्रॉमिस किया था कि आपकी शादी के बाद मेरा सारा वक्त उनका होगा, तो मुझे जाना होगा अपना वादा निभाने। उनकी बात सुनकर रूहानिका उनकी गोद से अपना सिर हटाकर उन्हें देखकर कहती है, इसका मतलब आप मम्मा को मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं? ऋषभ जी माहौल को हल्का करने के लिए कहते हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं आपकी मम्मा से, और आपसे ज़्यादा प्यार मैं उन्हें करता हूँ। रूहानिका अपनी नाक सिकोड़कर कहती है, मैं आपको हर जगह नंबर 1 पर रखती हूँ और सबसे ज़्यादा प्यार आपसे करती हूँ, पर आप मुझसे ज़्यादा प्यार मम्मा से करते हैं। ऋषभ जी उसकी नाक खींचकर कहते हैं, हाँ, क्योंकि अगर आपकी मम्मा नहीं होती तो आप मुझ जैसी प्यारी सी प्रिंसेस कैसे गिफ्ट में मिलती। अच्छा अब चलिए, जल्दी से अपने हाथों की गर्मा गर्म चाय पिला दीजिए। आप जानते हैं ना, मुझे आपके हाथों की चाय कितनी पसंद है। पता है रूह, जब भी आप मुझे अपने हाथों की गर्मा गर्म चाय बनाकर पिलाती हैं तो मेरी सारी चिंता, सारी परेशानी दूर हो जाती है और दिल को एक सुकून मिलता है। रूहानिका जल्दी से उठकर कहती है, फिर तो मैं तुरंत आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर वो जल्दी से कमरे से बाहर चली जाती है। उसके जाते ही ऋषभ जी ने जो आंसू अब तक कंट्रोल कर रखे थे वो बह जाते हैं। वो बेड के सामने वाली दीवार पर लगी अपनी और रूहानिका की बड़ी सी तस्वीर को देखकर कहते हैं, आई एम सॉरी रूह, मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा पिता हूँ। आप मुझसे दूर नहीं जाना चाहती, फिर भी भेज रहा हूँ आपको खुद से दूर, पर क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। इतना कहकर वो नम आंखों से उस तस्वीर को देखने लगते हैं। कुछ देर बाद रूहानिका आकर उन्हें चाय देती है तो ऋषभ जी उसे तैयार होने का कहकर कमरे से बाहर चले जाते हैं।
दूसरी तरफ राठौर मेंशन सब तैयार होकर राजपूत निवास के लिए हॉल में इकट्ठा थे, सिवाय सावित्री जी के। सब उनका ही इंतजार कर रहे थे। पूजा जी मुंह बनाकर रणविजय जी से कहती हैं, ये माँ जी अब तक आई क्यों नहीं? ये तो ऐसे सज रही हैं जैसे इनका ही रोका हो। उनकी बात सुनकर रियाज, शिवांश और नित्या मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। वही रणविजय जी उन्हें घूरते हुए कहते हैं, तुम्हें बड़ी दिक्कत है मेरी माँ के तैयार होने पर? पूजा जी सक पकाते हुए कहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस वो इतना समय लगा रही हैं, मतलब हम सब रेडी हो चुके हैं पर वो अब तक नहीं आई, बस यही सोचकर कहा मैंने। इतना कहकर वो जल्दी से सोना जी के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। वीर जी कहते हैं, कोई बात नहीं छोटे, गलती से उसके मुंह से निकल गया। रणविजय जी पूजा जी को घूरते हुए कहते हैं, भाई आजकल इसके मुंह से कुछ ज़्यादा ही गलत निकलने लगा है माँ के लिए। पूजा जी भी अब गुस्से में आ जाती हैं और आगे बढ़कर गुस्से से पर धीमी आवाज़ में कहती हैं, हाँ तो आपकी माँ जी हैं ही ऐसी, हर वक्त सब पर ऑर्डर देना आता है खाली उन्हें, और वैसे वो बड़ा टाइम की पाबंद बनती हैं। आज क्या हो गया? अगर मेरे बच्चे टाइम पर ना आए तो उन्हें खाना नहीं मिलता, लेकिन आज आपकी माँ जी टाइम पर नहीं आई तो अब उन्हें क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए? उनकी बात सुनकर शिवांश रियांश के कान में फुसफुसाता है, भाई लगता है आज वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। रियांश सामने देखकर कहता है, हाँ यार, पर ये लोग अभी क्यों लड़ रहे हैं? हम भाभी को देखकर आने के बाद भी तो ये सब कंटिन्यू कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर शिवांश हैरानी से उसे देखता है। वहीं नित्या ने उसकी बात सुन ली थी, इसलिए वो पूजा जी और रणविजय जी के बीच में आकर कहती है, मम्मा पापा आप लोग अभी क्यों लड़ रहे हो? रियांश भाई कह रहे हैं आप दोनों भाभी को देखकर आने के बाद यह सब कंटिन्यू करना। उसकी बात सुनकर सब हैरानी से रियांश को देखते हैं तो रियांश नर्वसली मुस्कुराकर उन्हें देखता है। राजवीर जी उसके कान खींचकर कहते हैं, बदमाश, यहाँ इन दोनों की लड़ाई हो रही है, कोई मजाक नहीं जो बाद में कंटिन्यू करते हैं। रियांश अपने कान छुड़वाते हुए कहता है, आउश पापा लगती है। फिर रणविजय जी को देखकर, वैसे चाचू छोटी माँ ने कुछ गलत नहीं कहा दादी के बारे में। उसकी बात सुनकर पूजा जी खुशी से उसके पास जाकर उसका सदका उतार कर कहती हैं, एक यही मेरा प्यारा बच्चा है, बाकी किसी को तो पड़ी ही नहीं मेरी सिवाय इसके। हाय मेरा रियाज। इतना कहकर वो रियाज को अपने गले लगा लेती हैं। सब लोग रियाज और पूजा जी को देख रहे होते हैं कि तभी सावित्री जी वहाँ आते हुए अपनी कठोर आवाज़ में कहती हैं, क्या हो रहा है यहाँ? उनकी कठोर आवाज़ सुनकर पूजा जी झट से रियाज से अलग होकर अटेंशन वाली पोजीशन में खड़ी हो जाती हैं। वहीं उनकी इस हरकत पर सब हैरानी से उन्हें देखते हैं। स्वर्णा जी सावित्री जी से कहती हैं, माँ जी सारी तैयारियां हो गई हैं, अब चलें? सावित्री जी हाँ में सिर हिलाती हैं तो सब सर्वेंट की मदद से सारा शगुन का सामान बाहर कार में रखवा देते हैं। फिर सब अपनी अपनी कार में बैठकर राजपूत निवास के लिए निकल जाते हैं। एक कार में एकांश और सारे बच्चे बैठे थे तो दूसरी कार में राजवीर जी, स्वर्णा जी और सावित्री जी थी, और तीसरी कार में पूजा जी और रणविजय जी बैठे थे। पूजा जी और रणविजय जी वाली कार में रणविजय जी शांति से ड्राइव कर रहे थे। यह देखकर पूजा जी कहती हैं, अच्छा बाबा सॉरी, गलती से बोल दिया। रणविजय जी उनकी बात पर बिना उन्हें देखे सामने ड्राइविंग में ध्यान लगाते हैं। यह देखकर पूजा जी मुंह बनाकर कहती हैं, अगर आपने मुझसे अभी बात नहीं की तो फिर मैं मायके चली जाऊंगी, बता रही हूँ। रणविजय जी उनकी बात सुनकर झट से कार एक साइड रोककर कहते हैं, क्या तुम मायके चली जाओगी? पूजा जी खिड़की से बाहर देखते हुए कहती हैं, हाँ। रणविजय जी एक गहरी सांस छोड़कर कहते हैं, अच्छा सॉरी, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। पूजा जी उनकी बात सुनकर खुशी से उनकी तरफ देखकर कहती हैं, चलिए माफ़ किया आपको, आप भी क्या याद रखेंगे। इतना कहकर वो रणविजय जी के गाल को चूम लेती हैं। वहीं रणविजय जी उनकी इस हरकत पर हैरानी से अपने गाल पर हाथ रखकर उन्हें देखते हैं, पर पूजा जी के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर वो भी मुस्कुरा देते हैं। फिर कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा देते हैं। कुछ देर बाद सब राजपूत निवास पहुंचते हैं तो सारे बच्चे जल्दी से उतरकर अंदर जाने लगते हैं। यह देखकर सावित्री जी उन्हें टोकते हुए कहती हैं, ये क्या हरकत हुई? ऐसे क्यों भाग रहे हैं आप सब? सब साथ जाएंगे अंदर। उनकी बात सुनकर सारे बच्चे मुंह बनाकर खड़े हो जाते हैं। सावित्री जी कार से उतरती हैं तो एकांश राजपूत निवास का मेन दरवाजा खोलकर सबको अंदर चलने को कहता है। राजपूत निवास ज़्यादा बड़ा नहीं था पर ज़्यादा छोटा भी नहीं था।
घर के बाहर एक दरवाज़ा लगा था। उसके बाद एक छोटा सा गार्डन था जिनमें कई सारे पेड़ पौधे और फूल थे। साथ ही उसमें एक प्यारा सा झूला भी लगा था। गार्डन के सामने एक आंगन था जिससे होते हुए एक दरवाज़ा था। एकांश उस दरवाजे के पास जाकर उसके बगल में लगी डोरबेल बजाता है तो ऋषभ जी दरवाज़ा खोलते हैं और सबको देखकर मुस्कुराकर उनका स्वागत करते हैं, जिससे सब मुस्कुराकर अंदर आते हैं। तो ऋषभ जी उन्हें कॉरिडोर से होते हुए हॉल में लेकर आते हैं और वहाँ बैठने को कहते हैं। सब लोग हॉल में रखे सोफे पर बैठते हैं तो ऋषभ जी सर्वेंट से चाय पानी का इंतजाम करने को कहते हैं और खुद सबके साथ बैठ जाते हैं। सावित्री जी एक एक करके ऋषभ जी को सबसे मिलवाती हैं। सब मुस्कुराकर ऋषभ जी से मिलते हैं। वही बाकी सारे बच्चे उनके पैर छूते हैं, जिससे ऋषभ जी भर भर कर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। कुछ देर बाद सब बैठकर बातें करते हैं तो थोड़ी बहुत बातें करने के बाद सावित्री जी कहती हैं, अच्छा ऋषभ, अब आप रूहानिका को बुला लीजिए, रसम का मुहूर्त होने वाला है। उनकी बात सुनकर ऋषभ जी सिर हिलाकर रूहानिका को बुलाने चले जाते हैं। रूहानिका के कमरे में आकर ऋषभ जी रूहानिका को ड्रेसिंग के सामने बैठे देखकर कहते हैं, रूह तैयार हो गई हैं तो चलिए, मुहूर्त का समय हो गया है। रूहानिका उनकी बात सुनकर खड़ी होकर उनकी तरफ मुड़ती है तो ऋषभ जी उसके पास जाकर उसे नज़र का टीका लगाकर कहते हैं, बहुत प्यारी लग रही है रूह, आप अपनी मम्मा की साड़ी में बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह लग रही हैं। रूहानिका ने सिया जी की गाजी रंग की साड़ी पहनी थी। बालों की आगे से हेयर स्टाइल बनाकर खुला छोड़ रखा था। माथे पर एक छोटी सी स्टोन वाली बिंदी, आंखों में गहरा काजल और होठों पर हल्के गुलाबी रंग की लिपस्टिक। गले में सिंपल सा पेंडेंट पहना हुआ था जिसमें ऋषभ जी और सिया जी की फोटो लगी थी और हाथों में सिया जी के सोने के कंगन के साथ कुछ चूड़ियां पहनी हुई थी। ऋषभ जी की बात सुनकर रूहानिका की आंखों में नमी आ जाती है अपनी मम्मा को याद करके, पर वो खुद को संभाल कर ऋषभ जी के साथ नीचे चली जाती है। नीचे सब बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी रूहानिका की चूड़ियों की खनक हॉल में गूंज उठती है, जिससे सबकी नज़रें सीढ़ियों से ऋषभ के साथ आती रूहानिका पर थम जाती हैं। रूहानिका ऋषभ जी के साथ नीचे आकर सबसे पहले सावित्री जी के पैर छूती है, जिससे सावित्री जी हल्का सा मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद देती हैं। सावित्री जी को मुस्कुराते देखकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एकांश के साथ रहने के अलावा उनके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं आती थी। रूहानिका आगे बढ़कर राजवीर जी और रणविजय जी के पैर छूती है, फिर स्वर्णा जी और पूजा जी के भी पैर छूती है, तो सब मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद देते हैं। स्वर्णा जी रूहानिका को अपने और पूजा जी के पास बैठा लेती हैं और उससे बातचीत करने लगती हैं। यह देखकर रियान शिवान से कहता है, यार व्हाट इज़ दिस, ये सब तो भाभी को अपने पास ही बैठा लिए हैं, अब हम कैसे मिलेंगे उनसे। शिवांश कहता है, भाई कुछ देर रुकिए, रस्म के बाद भाभी को गार्डन में ले जाएंगे, वही बातें करेंगे उनसे। उसकी बात पर रियांश हामी भर देता है। इन समय किसी का भी ध्यान एकांश पर नहीं था, जो जब से रूहानिका आई थी उसे ही एकटक देखे जा रहा था। रियांश की नज़रों की तपिश रूहानिका ने भी महसूस कर ली थी, पर उसने एक बार भी नजरें उठाकर एकांश को नहीं देखा। कुछ देर बाद सावित्री जी कहती हैं, चलिए अब रस्म शुरू करते हैं। स्वर्णा जी रूहानिका को एकांश के बगल में बैठा देती हैं। फिर सब मिलकर रूहानिका और एकांश को शगुन देते हैं और ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। रोके की रस्म के बाद रियांश और शिवांश रूहानिका को अपने साथ गार्डन में ले जाते हैं, तो नित्या भी उनके पीछे आ जाती है। गार्डन में आकर रियांश रूहानिका को झूले पर बैठने को कहता है और खुद उससे दूरी बनाकर झूले पर बैठ जाता है। शिवांश रियांश के बगल में खड़ा हो जाता है, तो वहीं नित्या रियांश और रूहानिका के बीच में बैठ जाती है। रूहानिका को अभी सबके साथ बैठने में थोड़ा असहज लग रहा था, क्योंकि वो किसी को जानती नहीं थी, तो उसके लिए सब नए थे अभी। रियांश रूहानिका से कहता है, हेलो भाभी, मैं हूँ आपका बड़ा देवर रियांश सिंह राठौर। शिवांश कहता है, और मैं छोटा देवर शिवांश सिंह राठौर। नित्या भी उत्सुक होकर कहती है, और मैं आपकी इकलौती ननद नित्या सिंह राठौर। रूहानिका सबका इंट्रोडक्शन सुनकर हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, हेलो, मेरा नाम रूहानिका राजपूत है। रियांश हंसते हुए कहता है, भाभी हमें आपका नाम पता है। उसकी बात सुनकर रूहानिका झेप जाती है, तो शिवांश कहता है, वैसे भाभी एक बात बोलूं। रूहानिका नजर झुकाकर सिर हिलाती है, तो शिवांश मुस्कुराकर कहता है, आप बहुत अच्छी लग रही हो इस साड़ी में। उसकी बात सुनकर रूहानिका उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, थैंक यू, आप भी अच्छे लग रहे हो।
शिवांश को सोकर कहता है, सच भाभी, थैंक यू सो मच। शिवांश को रूहानिका से बात करते देखकर दो लोग चिढ़कर उसे घूरने लगते हैं। एक तरफ रियांश शिवांश को घूरता है तो वहीं दूसरी तरफ एकांश, जो अभी एक फ़ोन कॉल की वजह से बाहर आया था, वो शिवांश को रूहानिका की तारीफ करते देखकर दूर से खड़े होकर शिवांश को घूरने लगता है। वहीं इन सबसे अनजान शिवांश लगातार रूहानिका से बात कर रहा था। उसे अपने कॉलेज के बारे में और अपने दोस्तों के बारे में बता रहा था, जिससे रूहानिका अब शिवांश के साथ सहज हो चुकी थी। तब तक नित्या भी रूहानिका से बातें करने लगती है, जिससे रूहानिका नित्या के साथ भी सहज हो चुकी थी। पर इन समय रियांश तो बस शिवांश को घूर रहा था। काफ़ी देर तक शिवांश और नित्या रूहानिका से बातें करते रहे थे। तभी रियांश, जो कब से चिढ़ा बैठा था, वो कहता है, अरे भाभी, मुझसे भी बात कर लीजिए। उसकी बात सुनकर रूहानिका और बाकी सबका ध्यान उस पर जाता है। रूहानिका शर्मिंदा होकर कहती है, सॉरी, मैंने आपको नोटिस नहीं किया। रियांश उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, इट्स ओके भाभी, अब तो नोटिस कर लिया ना। वैसे मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ। रूहानिका नासमझी से कहती है, किस लिए? रियांश मुस्कुराकर कहता है, हमारी गैंग में मैं, शिव और न्यू हैं। अब आप भी आ जाएंगी तो हमें बहुत खुशी होगी और फुल स्टॉप 24 आवर्स इंटरटेनमेंट मिलेगा आपको हम सबसे, तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। उसकी बात सुनकर रूहानिका हल्का सा हंस देती है तो रियाज उसकी हंसी देखकर कहता है, देखा, अभी भी आपको हंसी आ गई। अब सोच लीजिए भाभी, आपको हमारी गैंग में आना है जिसमें आपको हंसी मजाक सब कुछ मिलेगा, या फिर उन बड़ों की गैंग में शामिल होना है इसमें आपको सख्त रूल्स एंड ऑल मिलेंगे। रूहानिका को सोचकर हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, हूँ, मुझे तो आपकी गैंग में आना है। रियाज खुश होकर कहता है, मुझे पता था आप हमारी गैंग में आएंगी। वैसे एक बात बताऊं, भाई ना बड़ों की गैंग में है, इसलिए तो इतने बोरिंग है। बट कोई नहीं, जब आप बोर हो ना, हमारे पास आ जाना, हम सब मिलकर आपको खूब एंटरटेन करेंगे। उसकी बात पर रूहानिका मुस्कुराकर कहती है, डन। वहीं दूर खड़ा एकाश जब रूहानिका को मुस्कुराते देखता है तो उसके दिल को सुकून मिल जाता है। अनजाने में ही उसके लब भी मुस्कुरा उठते हैं। कुछ देर बाद पूजा जी सबको अंदर बुलाने आती हैं तो सब पूजा जी के साथ घर के अंदर चले जाते हैं। उनके साथ एकांश भी चला जाता है। सावित्री जी कहती हैं, अच्छा ऋषभ, अब हम चलते हैं। ऋषभ जी उन्हें रोकते हुए कहते हैं, अरे, पर खाना तो खा लीजिए। सावित्री जी उन्हें मना करते हुए कहती हैं, नहीं ऋषभ, खाना फिर कभी खाएंगे, क्योंकि फिलहाल घर जाकर बहुत सी तैयारियां करनी है। हमारे पास समय बहुत कम है, तो फिर कभी खाना खा लेंगे। ऋषभ जी उनकी बात समझकर उन्हें जाने की आज्ञा दे देते हैं। तो सब लोग रूहानिका से मिलकर राठौर मेंशन वापस चले जाते हैं। राठौर फैमिली के जाने के बाद ऋषभ जी रूहानिका से पूछते हैं, कैसे लगे सब रूहानिका उन्हें देखकर कहती है, सब बहुत अच्छे हैं पापा। ऋषभ जी मुस्कुराकर कहते हैं, मुझे पता था आपको सब बहुत पसंद आएंगे। खैर, अब चलिए खाना खाकर सो जाते हैं, क्योंकि कल से आपकी शादी की तैयारियां भी तो करनी है। उनकी बात पर रूहानिका सिर्फ सिर हिला देती है, फिर कमरे में चेंज करने चली जाती है। चेंज करके रूहानिका नीचे आती है और ऋषभ जी के साथ मिलकर खाना खाती है। खाना खाने के बाद रूहानिका उन्हें दवा खिलाकर उनके कमरे तक छोड़ती है, फिर उन्हें गुड नाइट कहकर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में आकर रूहानिका बालकनी में लगे झूले पर बैठकर आसमान में चमकते सितारों को देखते हुए कहती है, मम्मा, आज मेरी रोके की रस्म थी। देखा आपने, सब कितने अच्छे हैं ना। पता नहीं मैं उनके साथ अपना रिश्ता निभा पाऊंगी या नहीं। खैर, मुझे पता है चाहे कुछ भी हो जाए, आप तो मेरे साथ रहेंगी ना, और मुझे हिम्मत देंगी इस रिश्ते को निभाने की। इतना कहकर ऐसे ही वो सितारों को देखते हुए न जाने कब नींद के आगोश में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ राठौर मेंशन सावित्री जी हॉल में बैठकर कहती हैं, राजवीर, आप कल ही सबको इनविटेशन बंटवा दीजिए, और रणविजय, आप कल ही वेडिंग प्लानर को बुलवाकर सब कुछ पक्का कर लीजिए। उनकी बात पर रणवीर जी और रणविजय जी सिर हिलाकर हामी भरते हैं। नित्या कहती है, दादी, हम शॉपिंग पर कब जाएंगे? सावित्री जी उसे देखकर कठोर आवाज में कहती हैं, कल से शॉपिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन शॉपिंग 3 दिन के अंदर ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि शादी में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। उनकी बात पर सब सहमति जताते हैं तो सावित्री जी कहती हैं, चलिए अब सब खाना खाकर सोते हैं, कल सुबह जल्दी भी उठना है। सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं।
देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर जाता है। इस एक हफ्ते में सब शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। शादी राजपूत निवास के पास स्थित एक 5 स्टार होटल से होने वाली थी, क्योंकि ऋषभ जी विदाई अपने घर से करना चाहते थे। इस एक हफ्ते में रूहानिका की रियांश, शिवांश और नित्या से काफ़ी बनने लगी थी। तीनों अक्सर रूहानिका के घर आया करते थे और ऋषभ जी और रूहानिका के साथ समय बिताते थे। उनकी बातें, उनकी शरारतें अक्सर ऋषभ जी और रूहानिका के चेहरे पर मुस्कुराहट ला देती थीं। वैसे तो रूहानिका बहुत उदास थी ऋषभ जी के कैंसर की वजह से, पर रियाज और बाकी सबके साथ रहने पर वो अक्सर अपने सारे गम भूल जाया करती थी। वहीं ऋषभ जी भी रूहानिका को हमेशा खुश रखने की कोशिश करते थे। इन सब में एकांश और रूहानिका की मुलाकात इस हफ्ते में बिल्कुल भी नहीं हुई थी, क्योंकि सावित्री जी ने शादी से पहले दोनों को मिलने से मना किया था। खैर, सब शादी की तैयारियां कर चुके थे। अब तो सबको बस शादी की रस्मों का इंतजार था। एक हफ्ते बाद आज रूहानिका और एकांश की सगाई थी। सगाई राठौर मैंसन से थी, तो रूहानिका और ऋषभ जी तैयार होकर राठौर मैंसन के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद रूहानिका राठौर मैंसन पहुंचती है, तो वहां की चकाचौंध देखकर सब देखती ही रह जाती है। पूरा राठौर मैंसन लाइट से जगमगा रहा था। रूहानिका कार से उतरकर खड़ी होती है, तो सावित्री जी और बाकी राठौर परिवार आकर बाहर खड़े होकर उसका और ऋषभ जी का स्वागत करते हैं। रियांश रूहानिका के पास जाकर कहता है, वाह भाभी, आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं। भाई की नज़रें तो आपसे हटेंगी ही नहीं। उसकी बात पर रूहानिका शर्माकर नज़रें झुकाकर कहती है, थैंक यू रियांश। शिवांश भी रूहानिका के पास जाकर उसकी तारीफ करता है, तो रूहानिका कहती है, पर मुझसे ज़्यादा तो आप दोनों अच्छे लग रहे हो। शिवांश शरारत से कहता है, हम दोनों या फिर सिर्फ भाई? रूहानिका उसकी बात पर शर्माकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। शिवांश और रियाज अक्सर रूहानिका को एकांश के नाम पर छेड़ते थे, पर रूहानिका सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाती थी, क्योंकि अभी तो उसने एकांश को अच्छे से जाना तक नहीं था। ऐसे में वो क्या ही बोलती। सावित्री जी रूहानिका को अंदर चलने को कहती हैं, तो रूहानिका अपना लहंगा संभाल कर अंदर की ओर बढ़ने लगती है। तभी एक तरफ से रियाज उसका लहंगा संभालने लगता है, तो दूसरी तरफ से शिवांश। यह देखकर रूहानिका उन्हें देखती है, तो रियाज मुस्कुराकर कहता है, भाभी, इतने हैवी लहंगे में चलना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, इसलिए थोड़ी हेल्प तो हम कर ही सकते हैं। उसकी बात सुनकर रूहानिका मुस्कुरा देती है। फिर रूहानिका आगे बढ़ती है। उसके साथ रियांश और शिवांश उसका लहंगा संभाल कर आगे बढ़ते हैं। एकांश स्टेज पर खड़ा रूहानिका का ही इंतजार कर रहा था। रूहानिका को देखते एकांश सब भूलकर एकटक उसे देखने लगता है। रूहानिका ने पीच कलर का लहंगा पहना था, उसके साथ उसकी मम्मा वाला पेंडेंट और सिंपल सा डायमंड का नेकलेस। एकदम लाइट मेकअप में भी रूहानिका एकांश को आकर्षित लग रही थी। रूहानिका स्टेज के पास पहुंचती है, तो रियांश उसका लहंगा छोड़कर एकांश के पास जाकर उसके कान में फुसफुसाया, भाई, बाद में ताड़ लेना भाभी को, पहले उन्हें स्टेज पर लेकर आइए, देखिए सब आपको ही देख रहे हैं। उसकी बात सुनकर एकांश झेप जाता है। फिर रियांश को घूरते हुए नीचे जाकर रूहानिका के सामने अपना हाथ बढ़ाता है, तो रूहानिका अपनी नज़र झुकाकर एकांश के हाथ पर अपना हाथ रखती है, जिससे एकांश अपनी पकड़ उसके हाथ पर मजबूत कर देता है। इसका एहसास होते ही रूहानिका सिहर जाती है और अपनी नज़रें हल्की सी ऊपर करके एकांश को देखने की कोशिश करती है, पर तभी एकांश झुककर उसका लहंगा संभालते हुए उसे ऊपर स्टेज पर ले जाने लगता है, जिससे रूहानिका अपनी नज़रें वापस झुका लेती है। स्टेज पर पहुंचकर एकांश रूहानिका का लहंगा छोड़कर उसे सही करता है, फिर खुद उसके बगल में खड़ा हो जाता है। एकांश को अपनी इतनी केयर करते देखकर रूहानिका के दिल में उसके लिए और भी सम्मान बढ़ जाता है। तभी सावित्री जी कहती हैं, चलिए अब सगाई की रस्म शुरू करते हैं। उनके इतना कहते ही नित्या जाकर एकांश के बगल में खड़ी होकर उसकी तरफ रिंग वाली थाल बढ़ाती है। वहीं ऋषभ जी रूहानिका के पास खड़े होकर उसकी रिंग वाली थाल बढ़ाते हैं। नित्या वाली रिंग वाली थाल फूलों से सजी हुई थी। फूलों के बीच एक छोटी सी डिब्बी में डायमंड की रिंग रखी हुई थी। वहीं ऋषभ जी वाली रिंग वाली थाल में फूलों के बीच एक छोटे से डिब्बे में सोने की रिंग रखी हुई थी। एकांश रिंग लेकर रूहानिका की तरफ बढ़ाता है, तो रूहानिका अपना हाथ आगे करती है, जिससे एकांश उसे रिंग पहना देता है और इसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट पूरे हॉल में गूंज उठती है। फिर रूहानिका एकांश को रिंग पहनाती है, तो उनके ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है, जिससे रूहानिका के चेहरे पर एक मुस्कान खिल जाती है।
वहीं रियांस के दिल को रूहानिका की मुस्कान देखकर सुकून मिलता है। फिर रूहानिका और एकांश स्टेज पर लगे सोफे पर बैठते हैं तो रियांस स्टेज से उतरकर माइक लेकर कहता है, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज हम यहाँ मेरे शांत और समझदार भाई की एंगेजमेंट के लिए एकत्रित हुए हैं। तो अब आप सब तो जानते ही हैं कि राठौर मेंशन में कोई भी फंक्शन रूखा सूखा नहीं होता है। तो चलिए चलते हैं फिर महफिल जमाने। फिर एकांश और रूहानिका को देखकर, भाई भाभी कम ऑन, आज आपका एक स्पेशल परफॉर्मेंस होगा। उसकी बात सुनकर रूहानिका नर्वस हो जाती है। वहीं एकांश उसकी हालत समझते हुए धीरे से कहता है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं मना कर देता हूँ डांस के लिए। रूहानिका अपनी नज़र झुकाकर अपनी उंगलियां आपस में उलझाकर धीमी आवाज में कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस इतने लोगों के सामने डांस करने में थोड़ी घबराहट हो रही है। एकांश उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहता है, इट्स ओके, मैं हूं ना, आप बस मुझे देखिएगा। उसके ऐसा कहने पर रूहानिका हैरानी से उसे देखती है तो वो बात संभालते हुए कहता है, मेरा मतलब है कि आप बस मेरी तरफ देखिएगा ताकि आपको घबराहट ना हो। रूहानिका से रिलाकर उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है तो एकांश उसे संभाल कर खड़ा करता है। फिर दोनों स्टेज से उतरकर हॉल के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं तो सारी लाइट्स डिम हो जाती हैं और स्पॉटलाइट उन पर पड़ती है, जिसे एकांश से एक हाथ रूहानिका की खुली कमर पर रखता है, जिससे रूहानिका सिहर जाती है तो दूसरे हाथ से उसका हाथ थामता है। वहीं रूहानिका एक हाथ एकांश के कंधे पर रखती है और दूसरे हाथ से उसका हाथ थाम लेती है। इसके साथ ही गाना बजना शुरू होता है। इसके साथ ही एकांश रूहानिका से अलग होता है तो रूहानिका उससे दूर होने लगती है, जिससे एकांश उसका हाथ पकड़कर उसकी तरफ रुख लेता है। गाना अपनी गति से बढ़ने लगता है। रुख तेरा जिधर का हो उधर मेरा, तेरी बाहों तलक ही है ये सफर मेरा। इसके साथ ही एकांश रूहानिका को अपनी तरफ खींचकर हल्का सा उसे गोद में उठाकर घुमाने लगता है, जिससे रूहानिका एक पल के लिए हैरान हो जाती है। वही गाना अपनी गति से आगे बढ़ता है। इसके साथ ही एकांश रूहानिका को वापस नीचे खड़ा करके उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए डांस करने लगता है, जिससे रूहानिका सिहर कर अपनी आंखें मूंद लेती है। वही गाना आगे बढ़ने लगता है। फिर एकांश रूहानिका को अपनी तरफ करके उसका हाथ पकड़कर अपना एक हाथ पीछे करके उसे घुमाने लगता है। इसके साथ ही एकांश रूहानिका को अपने करीब करके आगे से उसे अपनी बाहों में भरते हुए डांस करने लगता है। ओ माही लो मैं कयामत तक हुआ तेरा। इसके साथ ही गाना खत्म होता है और एकांश रूहानिया के माथे से अपना माथा जोड़कर अपनी आंखें मूंदकर खड़ा हो जाता है। वहीं रूहानिका भी कुछ पल के लिए सब भूलकर अपनी आंखें मूंदकर एकांश के कंधे पर अपनी पकड़ कसते हुए खड़ी हो जाती है। तभी सब लोग तालियां बजाते हैं, जिससे एकांश और रूहानिका होश में आकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। रियांश मुस्कुराकर माइक लेकर कहता है, वाह भाई क्या डांस था। चलिए अब एक छोटा सा परफॉर्मेंस हमारी तरफ से है, हमारी प्यारी भाभी के लिए। इतना कहकर वो माइक शिवांश की तरफ फेंकता है तो शिवांश माइक कैच करके डीजे को गाना लगाने को कहता है। सारी लाइट्स डिम होती हैं और स्पॉटलाइट रियांश पर पड़ती है तो रियांश, शिवांश और नित्या मिलकर वाह वाह राम जी गाने पर डांस करते हैं, जिससे रूहानिका मुस्कुरा देती है। इसके साथ ही सावित्री सबको खाने को कहती हैं तो सब डिनर करने चले जाते हैं। सारे मेहमानों के जाने के बाद सावित्री जी और बाकी राठौर फैमिली राजपूत फैमिली के साथ डिनर करती है। फिर ऋषभ जी और रूहानिका वापस राजपूत निवास चले जाते हैं। चूंकि अगले दिन हल्दी का फंक्शन था और सबको जल्दी सुबह उठना था, इसलिए सब अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। काश अपने कमरे में आकर चेंज करके बालकनी में जाता है और वहां रखे सोफे पर बैठकर एकटक अपनी टिंग को देखकर अपनी आज की रूहानिका के साथ नज़दीकियों के बारे में सोचकर मुस्कुरा देता है। वहीं दूसरी तरफ राजपूत निवास, रूहानिका भी ऋषभ जी को दवा देकर सुलाकर अपने रूम में आकर चेंज करके बालकनी में बैठकर एकटक अपनी रिंग को देखती है तो उसे एकांश के साथ अपनी आज की नज़दीकियां याद आ जाती हैं, जिन्हें याद करते हुए वो खुद से कहती है, आज पहली बार मुझे किसी और लड़के के छूने पर अजीब नहीं लगा। उस हादसे के बाद जब भी मुझे कोई छूता था तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती थी, लेकिन आज जब उन्होंने मुझे छुआ तो मुझे असहज क्यों नहीं लगा। अपने पापा के अलावा मैंने आज तक किसी के साथ
खुद को इतना सहज नहीं पाया, पर फिर आज मुझे उनके साथ क्यों इतना कंफर्टेबल लगा, क्यों मुझे उनका छूना बुरा नहीं लगा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।